हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक वातावरण। तो उसके बारे में हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था कि व्यवसायिक वातावरण का अर्थ क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं और इसके महत्व क्या है। आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि व्यवसायिक वातावरण के अंग कौन से हैं। तो व्यवसायिक वातावरण के कंपोनेंट्स या अंग जो है वो दो भागों में बांटे गए हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल होता है आंतरिक, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के या एक बिजनेस के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो। और एक्सटर्नल कौन सा होता है, जो एक व्यवसाय के बाहर स्थित है। तो इसके कंपोनेंट्स दो हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, वो उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है। अब ऑब्जेक्टिव व्यवसाय के हाथ में है, यानी कि जो सीईओ है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं वो उनके हाथ में है कि क्या ऑब्जेक्टिव, तो ये कंट्रोल में हो गया। मैंने कल थोड़ा सा आपको बताया था कि इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ नियंत्रण व्यवसाय का होता है और एक्सटर्नल के ऊपर कोई भी नियंत्रण व्यवसाय का नहीं, व्यवसाय उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो व्यवसाय खुद निर्धारित करता है, खुद ही डिटरमाइन करता है, तो इसके कंट्रोल में है ये। पॉलिसीज, इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो भी व्यवसाय के भीतर अंदर ही होती है और व्यवसाय ही निर्धारित करता है कि क्या पॉलिसी बनाई जाए जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन का ढांचा। तो संगठन का ढांचा कोई बाह्य, कोई ऐसा निर्धारित नहीं करने आएगा। ये जो ढांचा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बिजनेस के द्वारा खुद ही तैयार किया जाता है। मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाता है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी व्यवसाय के भीतर का ही एनवायरनमेंट है, अंदर जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसी का एलिमेंट है ये। प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन जो किया जा रहा है, किस मेथड को यूज करके प्रोडक्शन किया जा रहा है, ये भी व्यवसाय खुद ही निर्धारित करता है, तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितना प्रोडक्शन किया जाए, 10,000 यूनिट का, 15,000 का, या 50,000 यूनिट्स का, या 1 लाख यूनिट्स का, तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। बिजनेस का खुद कंट्रोल है, यदि वो कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है तो वो और नई मशीनें लगा देगा, और नए लेबर को लगाकर और नया माल खरीद के अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन यदि वो डिक्रीज करना चाहता है तो ये भी बिजनेस के अपने हाथ में है, वो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो ये है हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, जिस पर व्यवसाय का नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाह्य वातावरण या बाहरी वातावरण क्या होता है। तो इसमें देखें, जो बाहरी वातावरण है उसको दो भागों में बांट दिया। कौन कौन सा, माइक्रो और मैक्रो। सूक्ष्म वातावरण या समष्टि वातावरण, या क्रियात्मक वातावरण और सामान्य वातावरण। ठीक है, तो माइक्रो एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, क्रियात्मक या सूक्ष्म, ये सारा एक ही है। और मैक्रो एनवायरनमेंट, जनरल एनवायरनमेंट, समष्टि वातावरण, ये एक है। माइक्रो होता है किसी भी उसका छोटा सा रूप जो होता है ना किसी भी चीज का, उसको हम माइक्रो बोलते हैं। मैक्रो, जब वो चीज एक वाइड रूप में आ जाती है, विस्तृत रूप में जब वो चीज आ जाती है, तो उसको मैक्रो बोला जाता है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो। अब माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है, जिसका सीधा संबंध किसके साथ है, व्यवसाय का उससे डायरेक्ट संबंध है माइक्रो एनवायरनमेंट के साथ। मैक्रो के साथ डायरेक्ट व्यवसाय का संबंध नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाता है। कस्टमर, कस्टमर कौन होते हैं, जिनको बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, तो कस्टमर के साथ व्यवसाय का संबंध सीधा है। तो ये क्या, कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, कौन सा एलिमेंट हो गया, ये माइक्रो एनवायरनमेंट का एलिमेंट है कस्टमर। सप्लायर्स, सप्लायर्स कौन होते हैं, जो, अब दो तरह से कोई व्यक्ति बिजनेस कर सकता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग करे अपनी मशीन्स लगाकर और पूरा सेटअप एक स्ट्रक्चर बना के, और अपना मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल खरीदता है, मैन्युफैक्चरिंग से फाइनल प्रोडक्ट तैयार करता है। तो सप्लायर कौन होगा, जो उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जो उसको मशीनें सप्लाई कर रहा है। तो दूसरा व्यक्ति कौन है, दूसरा बिजनेसमैन क्या कर सकता है कि उसने पैसा इतना नहीं है उसके पास, वो क्या करता है,
बना बनाया प्रोडक्ट को परचेज किया, मशीनें वो नहीं लगा सकता लाखों रुपए की, तो उसने प्रोडक्ट बना बनाया परचेज किया और उसको क्या किया, आगे सेल कर दिया, तो ये क्या कहलाता है, सप्लायर। थर्ड है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर जो है, अब सप्लायर के साथ बिजनेसमैन का क्या हो गया, डायरेक्ट लिंक हो गया। ऐसे ही कॉम्पिटिटर कौन होते हैं, जो हमारे जैसा बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति कपड़े का बिजनेस करता है या कोई बुक्स का बिजनेस लगा लो, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो सेम वैसा ही बिजनेस करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, तो वो कौन कहलाएगा, वो कॉम्पिटिटर कहलाएगा, उसको उसका प्रतियोगी है, प्रतिद्वंदी है वो सेम, क्योंकि अब वही प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, वही प्रोडक्ट दूसरा व्यक्ति सेल कर रहा है, तो पूरे चांसेस हैं कि जो आपके कस्टमर है, हो सकता है कि वो उनको डिस्काउंट ज्यादा दे दे, या उसकी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो हमसे बेटर है, या उसके प्राइस हमसे कम है, तो कस्टमर उसके पास चला जाएगा, तो हमारी जो सेल है वो डिक्रीज हो जाती है। तो कॉम्पिटिटर हमारा डायरेक्ट बिजनेस के साथ कॉम्पिटिटर का ये डायरेक्ट उसमें आता है इसके। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक। तो पब्लिक भी हमारी उसमें आएगी माइक्रो एनवायरनमेंट में। उसके बाद मार्केट इंटरमीडियरीज, जो होलसेलर रिटेलर वगैरह होते हैं, ये सब भी हमारे किस में आ जाते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट। और नेक्स्ट देखिए, मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, जिसका व्यवसाय के साथ डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन ये वातावरण, ये मैक्रो एनवायरनमेंट बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें दिया हुआ कौन कौन से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो ये 5 पॉइंट्स हमारे किस में आ जाते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट में। तो ये हमारे क्या थे, ये हमने थोड़ा सा इसको स्टडी किया, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये सारा का सारा जो टॉपिक है आपको डिटेल में मिलेगा, तो आगे देखें इसमें। इंटरनल एनवायरनमेंट मैंने वैसे बता दिया है, अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इसमें। इसका अभिप्राय उन घटकों से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं और व्यवसाय के अंदर ही उपस्थित रहते हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो एक व्यवसाय के अंदर ही होता है, ठीक है, और व्यवसाय के नियंत्रण में होते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ व्यवसाय का जो है वो नियंत्रण रहता है। एग्जाम्पल हमने लिया था कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, प्रोडक्शन की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कम किया जाए या ज्यादा किया जाए, प्रोडक्शन किस मेथड को यूज करके किया जाना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट और कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन शामिल किया जाएगा, किस किस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया जाना है, ये बिजनेस खुद ही डिसाइड करता है, कोई बाहर से नहीं इसको डिसाइड करता, तो ये व्यवसाय के अंदर ही होता है। मैनेजीरियल एटीट्यूड, मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है, क्या उसकी सोच है, तो ये भी व्यवसाय के अंदर की ही बातें हैं सारी। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधनों की क्या विशेषताएं होंगी, ये सब कुछ आपका इंटरनल। लेकिन हमारे जो सिलेबस है उसमें ये इंटरनल को इतना ज्यादा नहीं उसको वो किया गया है। मेन फोकस किस पर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा व्यवसाय को प्रभावित करता है और इस पर व्यवसाय का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। तो इसके अध्ययन के लिए इनकी जानकारी होना जरूरी है। तो इसमें कुछ घटक तो ऐसे होते हैं जिनके साथ किसी कंपनी का विशेष गहरा संबंध होता है, ठीक है। कुछ जैसे हमने डिस्कस किया ना, माइक्रो और मैक्रो, तो माइक्रो में क्या हुआ, कंपनी का विशेष गहरा संबंध है। कुछ अन्य घटक ऐसे हैं जिनसे पूरा व्यवसायिक समुदाय प्रभावित होता है, और इसी आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट जिसका व्यवसाय से नजदीकी संबंध होता है, और ये प्रत्येक व्यवसायिक इकाई को अलग अलग ढंग से प्रभावित करता है। डिस्कस कर चुके हैं हम, ये भी कस्टमर्स आ गए, इसमें सप्लायर्स आ गए, कॉम्पिटिटर आ गए, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, अब इसको डिटेल में बता दिया कि कस्टमर कौन होते हैं। एक व्यवसायी इकाई जो होती है, एक बिजनेस यूनिट जो होती है, उसके कस्टमर अनेक तरह के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकती है, कमर्शियल एंटरप्राइजेस हो सकती हैं, तो ये सब कस्टमर हो सकते हैं किसी बिजनेस से। अब गवर्नमेंट को भी तो चीजें परचेज करने की जरूरत होती है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां पर, जो मान लो कोई मशीन है, कोई प्रोडक्ट खरीद रही है, तो गवर्नमेंट क्या कहलाएगी वहां पर, कस्टमर ही कहलाएगी वो भी, ठीक है। बिजनेसमैन से वो परचेज कर रही है तो कस्टमर होगी। कोई इंडस्ट्री है,
अब मान लीजिए मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ और मेरे से कोई दूसरा, मैं मशीनें बनाने का कार्य करती हूँ, ठीक है, मशीनें बन रही है मेरे बिजनेस में। तो दूसरी जो इंडस्ट्री होगी, जो उनको उन मशीनों की जरूरत है जो मैं बनाती हूँ, तो मेरे लिए वो क्या होगी, वो इंडस्ट्री मेरे लिए कस्टमर हो जाएगी। फिर कमर्शियल एंटरप्राइजेस, तो वाणिज्यिक संस्थाएं जो है, यदि वो बिजनेसमैन से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं, कस्टमर। तो यहाँ पर कस्टमर को आप एक व्यक्ति से रिलेट ना करें। कस्टमर का मतलब गवर्नमेंट भी हो सकता है, कस्टमर का मतलब इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री हमसे परचेज कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, कस्टमर कहलाएगी। उदाहरण के लिए एक फर्म केवल सरकार को माल सप्लाई करती है, तो इस फर्म का केवल एक ही ग्राहक होगा, कौन, गवर्नमेंट। अगर किसी कारण से फर्म की सरकार के साथ बिगड़ जाए तो माल की सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ये गवर्नमेंट को सप्लाई करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो एक फर्म को क्या कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो कस्टमर है वो एक ना हो बल्कि काफी सारे होने चाहिए, क्योंकि एक के साथ अभी एग्जांपल दिया तो है इसने कि गवर्नमेंट के साथ अगर बिगड़ गई तो माल फिर सप्लाई बंद हो जाएगी, और बिजनेसमैन का जो प्रोडक्ट उसने बना के तैयार किया हुआ वो फिर किसको बेचेगा। और यदि एक से ज्यादा कस्टमर है तो वो अपना प्रोडक्ट आसानी से बेच सकता है। सेकंड आ जाता है सप्लायर। अब सप्लायर भी जो है वो बिजनेसमैन को काफी, बिजनेस को काफी प्रभावित करते हैं। अगर सप्लायर सिर्फ एक है तो दिक्कत हो जाएगी। बिजनेसमैन के साथ जब तक उसके ठीक टर्म्स है, रिलेशन बढ़िया है, तब तक वो माल सप्लाई करता रहेगा। इन केस अगर उसकी आपस में कोई बिगड़ जाती है किसी बात को लेकर, वो नाराज हो जाता है, तो वो सप्लाई बंद कर देगा। तो देखिए बिजनेसमैन को कितना बड़ा इफेक्ट इसके ऊपर आएगा कि उसके पास सप्लाई नहीं आएगी माल की, तो आगे प्रोडक्शन कैसे करेगा, सेल कैसे करेगा। तो सप्लायर भी कैसे होने चाहिए, एक से ज्यादा होने चाहिए। कॉम्पिटिटर्स, प्रतियोगी फर्में जो होती हैं वो अनेक प्रकार से व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि उसने अपना, जो कॉम्पिटिटर है हमारा, वो बढ़िया प्रोडक्ट ला देता है हमसे, को बढ़िया क्वालिटी का कम रेट में, और स्कीम लागू कर देता है कि एक के साथ एक फ्री, या कुछ भी ऐसी स्कीम चालू कर देता है, तो वो हमारे लिए बड़ी चिंताजनक बात हो जाती है किसी भी बिजनेस के लिए। हमारे लिए मीन्स कि हम मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। तो जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उसके कॉम्पिटिटर को उसको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या करने वाला है, उससे पहले ही आप अपना जो है इस तरह के स्टेप्स उठा सकते हैं, जिससे आपकी कस्टमर जो है वो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास ना जाए। नेक्स्ट हमारा पब्लिक। पब्लिक में क्या आएगा, लोकल जो पब्लिक है, स्थानीय जनता, जो एक बिजनेस के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, प्रेस हो गई, मीडिया है, ये सब किस में आ जाते हैं, पब्लिक में आ जाते हैं। अब स्थानीय जनता अगर किसी फर्म का विरोध करे, जिसमें मान लीजिए अब आप ये देखें कि जैसे आपका स्कूल है, तो इसके आसपास कोई इंडस्ट्री ऐसी लग जाए कि जिसका शोर शराबा काफी ज्यादा होता हो जहां पर, तो क्या होगा, पब्लिक जो है वो उसका विरोध करना शुरू करेगी कि इतना शोर शराबा होता है, इस बिजनेस को बंद किया जाए। और मीडिया वाले गलत न्यूज छाप देते हैं उसके बारे में, अच्छा न्यूज नहीं छापते, तो उसके जो शेयर्स है किसी भी बिजनेस के, वो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्योंकि जब विरोध होगा किसी चीज का तो लोग उसका सोचेंगे भी ये तो बिजनेस अच्छा नहीं है, और उसके शेयर्स को परचेज करना पसंद नहीं करेंगे, जिससे उसके शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यदि मीडिया अच्छी न्यूज देती है तो क्या होगा, बढ़िया एक मैसेज आएगा लोगों में, और जो इन्वेस्टर होंगे, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, उनके शेयर को परचेज करेंगे, और उसके शेयर के जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, उसके शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। इसके पश्चात है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, विपणन मध्यस्थ। तो एक बिजनेस यूनिट में, किसी भी बिजनेस को बहुत ज्यादा बढ़ाने में किसकी भूमिका होती है, इन मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज को। ठीक है, अब आप देखते हैं कि भी किसी भी जो मैन्युफैक्चरर है उसने प्रोडक्ट बनाया और वो कस्टमर तक भेजना चाहता है, वो कस्टमर को नहीं जानता, तो उसको क्या चीज चाहिए, उसको ऐसे बीच में लोग चाहिए जो उसके प्रोडक्ट को कस्टमर तक भेजे, यानी कि एजेंट कह लो उनको आप, या व्यापारी कह लो। तो वो मैन्युफैक्चरर बीच में उन व्यापारियों को या एजेंट को अपना प्रोडक्ट सेल कर देता है, और वो फिर आगे कस्टमर को माल बेच देते हैं। तो अगर ये एजेंट नाराज हो जाते हैं तो क्या होगा, उसका माल नहीं बिकेगा और उसके लिए संकट पैदा हो जाएगा। और यदि इनका जो काम है वो स्मूथली चल रहा है, ये बढ़िया काम कर रहे हैं, तो व्यवसाय अच्छा चलेगा ही चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं रह जाता। तो ये था माइक्रो एनवायरनमेंट, जिसका बिजनेस के साथ संबंध नजदीक का होता है। लेकिन मैक्रो एनवायरनमेंट या जनरल एनवायरनमेंट क्या है,
इसमें वे घटक शामिल किए जाते हैं जिनका व्यवसाय के साथ दूर का संबंध होता है। तो इन घटकों की विशेषता ये है कि एक ही समय पर ये लगभग सभी इकाइयों को एक जैसा प्रभाव ये उस पर डालती हैं। जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो हर एक व्यवसाय को अलग अलग रूप से प्रभावित करता है, लेकिन जो मैक्रो एनवायरनमेंट है, जनरल एनवायरनमेंट है, वो सभी इकाइयों को एक जैसा, एक समय पर एक जैसा ही प्रभाव उनके ऊपर लगभग डालता है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, हमारे घटक कौन कौन से हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या शामिल करते हैं हम, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, अब ये डिटेल में स्टडी करना है हमने, ये जितने भी हमने देखे हैं सभी एनवायरनमेंट, इनको डिटेल में स्टडी किया जाएगा। सबसे पहला आ जाता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किससे मिलकर बनता है, तीन चीजें आती हैं इसमें, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। एक देश के आर्थिक प्रणाली कैसी है, आर्थिक नीतियां क्या है और आर्थिक दशाएं क्या है, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट व्यवसाय के लिए स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर वो नजर रखता है, उसको स्टडी करता रहता है टाइम टाइम पर, तो वो संभावित खतरों से, कल भी हमने विशेषताओं में पढ़ा था, इसके महत्व के बारे में पढ़ा था कि संभावित खतरों से हम बच सकते हैं, वार्निंग सिग्नल्स हमें मिल जाएंगे कि क्या खतरा हमें आ सकता है, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसका भी हमें पता चल सकता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट किससे मिलकर बनता है, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक नीतियां और आर्थिक दशाओं से मिलकर। अब हम ये देखते हैं कि इन तीनों के जो मिश्रण से, तीनों के का जो को मिक्स करके जो ये बना है कि क्या क्या होते हैं। आर्थिक प्रणाली क्या होती है, आर्थिक प्रणाली तीन प्रकार की होती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। और आर्थिक नीतियां कौन सी होगी, जैसे आयात निर्यात नीति, कर नीति, औद्योगिक नीति। दशाएं क्या होती हैं, राष्ट्रीय आय क्या है, सामान्य मूल्य स्तर और ब्याज दर क्या है। तो आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक वातावरण के व्यवसाय पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, जैसे बैंक ब्याज दर अगर कम कर दी जाए तो उससे क्या होगा, वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है मान लीजिए, ठीक है, और बैंक से मुझे लोन उठाकर और गाड़ी लेना चाहती हूँ मैं, तो बैंक की जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो मैं अवॉइड करूंगी, मैं सोचूंगी कि मुझे लोन नहीं लेना, क्योंकि ब्याज तो बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा मुझे। तो मैं उस अपनी जो डिमांड है मैं उसको पोस्टपोन कर दूंगी कि अभी नहीं लिया जाए इसको। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, ब्याज दर को कम कर देती है, तो इट मीन्स मैं लोन को ले सकती हूँ, मुझे कम ब्याज देना पड़ेगा। तो ऐसी केस में मैं क्या करूंगी, मैं गाड़ी परचेज कर लूंगी। तो उससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट की या गाड़ियों की डिमांड में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो देखो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ने कैसे इफेक्ट डाला बिजनेस के ऊपर। तो जो कंपनी गाड़ियां बना रही है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी गाड़ियों की। तो इस प्रकार से वो अब लोगों की आय में वृद्धि से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। ये भी बिल्कुल कि एक व्यक्ति अगर उसकी इनकम कम है तो वो अपना कार्य उसी में चलाएगा, अपना काम उसी में चलाएगा। अगर उसकी आय बढ़ जाती है तो जब वो पहले अगर साइकिल थी उसके पास तो अब वो बाइक परचेज करेगा, यदि उसके पास बाइक थी पहले तो अब वो गाड़ी परचेज करने की सोचता है। तो जैसे जैसे उसकी आय में वृद्धि होती है तो वो एक अच्छे लेवल की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और नहीं तो इसके विपरीत आय कम है तो उन वस्तुओं की डिमांड नहीं बढ़ेगी। हाई इन्फ्लेशन रेट से व्यवसाय की लागतों में वृद्धि होती है। कैसे होती है, हाई इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई होना। तो महंगाई, अब कोई भी बिजनेसमैन है वो प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या खरीदना है उसको, रॉ मटेरियल। अब जब महंगाई है तो रॉ मटेरियल इतना महंगा आएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता है, सभी चीजें महंगी होती हैं, तो उसको जब वो गाड़ी में रॉ मटेरियल जहां से भी उसने परचेज किया और उसकी फैक्ट्री तक आया तो वहां तक उसका जो रेंट देना पड़ेगा वो भी ज्यादा देना पड़ेगा, उसकी जो रॉ मटेरियल खरीदने की कीमत है वो भी ज्यादा है, मजदूर जो है वो भी ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ेगी। तो हाई इन्फ्लेशन रेट के कारण प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, और यदि वस्तु महंगी होगी तो लोग
कम खरीदते हैं उसको। और वस्तु क्योंकि जो एक मिडिल क्लास कह लो या एक लोअर क्लास जो गरीब लोग हैं वो उसको खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि लागत में वृद्धि होने से मूल्य जो उसका प्राइस होगा वस्तु का वो ज्यादा होगा। और अगर इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, तो इसमें क्या होगा, वस्तुओं की लागतें कम होगी, ज्यादा लोग उसकी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, तो व्यवसाय को ज्यादा मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट। तो देखिए आर्थिक वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। सेकंड हम आ जाते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, सोशल का मतलब क्या हो गया, जो समाज है, आसपास के जो लोग हैं, तो उसका हमारे बिजनेस पर काफी प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी वैल्यूज मूल्य हैं, जो हमारी सोशल ट्रेंड्स हैं, प्रवृत्तियां हैं, फैशन है, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, लेवल ऑफ एजुकेशन, ये सारी चीजों का संबंध किसके साथ है, जो एक समाज में रहने वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर तो ये सब कुछ निर्भर करता है। तो व्यवसाय इनको अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप कि जैसे हमारे यहाँ पर दिवाली पे जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, तो ट्रेडिशन है कि दिवाली होगी तो दिए खरीदे जाएंगे, मोमबत्ती लेंगे और कई चीजें, बहुत सारी चीजें में तो व्यवसाय इसका स्टडी कर रहा है कि जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनकी ट्रेडिशन, परंपराएं क्या हैं, कौन से त्योहार को, कौन सी फेस्टिवल को वो ज्यादा मनाते हैं, उसी प्रकार की प्रोडक्ट वो बिजनेसमैन बनाना शुरू कर देगा। तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्ट की सेल होगी। अब जो सोशल ट्रेंड क्या है, फैशन क्या, समाज में रहने वाले लोग किस प्रकार के फैशन को पसंद करते हैं, बिजनेसमैन यदि इस चीज को स्टडी नहीं करेगा तो वो पिछड़ जाएगा और उसके बिजनेस को एग्जिट करना पड़ेगा, वो व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा कि फैशन, किस प्रकार का फैशन लोग पसंद कर रहे हैं, क्या इच्छाएं हैं लोगों की, वो क्या चाहते हैं, उसी प्रकार का प्रोडक्शन उसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ एजुकेशन, लोग पढ़े लिखे हैं या कैसे हैं, तो ये सारी चीजें उसको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये व्यवसाय पर प्रभाव डालती हैं। जैसे परंपराओं में मैंने एग्जांपल आपको दे दिया था कि ईद है, गुरु पर्व है या कोई इस तरह के फेस्टिवल्स है, तो व्यवसाय देखेगा कि कब इनका कौन सा त्योहार आ रहा है, तो उसी हिसाब से वो प्रोडक्शन कर देगा, जिससे उसको सेल हो जाएगी उसकी। मूल्य का अर्थ हो गया कि नैतिक सिद्धांत कैसे समाज में समानता, सामाजिक न्याय, ये सारी चीजें भी प्रभाव डालती हैं व्यवसाय के ऊपर। सोशल ट्रेंड्स, सोशल ट्रेंड्स जैसे लोगों में जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो अपने हेल्थ को ज्यादा प्रेफर करते हैं और फिटनेस, जिम जाना और ये इस तरह की वो एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो अब एक बिजनेसमैन ये देखता है कि लोगों में ये हेल्थ की को मेंटेन करने की प्रवृत्ति बन चुकी है, तो वो क्या करेगा, वो मशीनों का प्रोडक्शन, जो हेल्थ की से रिलेटेड जो मशीनें हैं उनके प्रोडक्शन का जो बिजनेस होगा वो ज्यादा चलेगा, उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। दूसरा, जितनी भी लूज वो चीजें बिकती हैं या खुले में जो बिकती हैं वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि लोग प्रेफर नहीं करते उनको, वो पैक्ड फूड, पैकिंग में जो फूड है वो उसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो सोशल ट्रेंड्स का बिजनेस के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है, तो व्यवसाय को लगातार इनको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं वो व्यवसाय के लिए अवसर होते हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम एक मूल्य है जो बाजार में चयन की स्वतंत्रता पैदा करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी हर व्यक्ति को अपना, अपने भाई मुझे क्या प्रोडक्ट खरीदना है, तो ये स्वतंत्र है हर एक व्यक्ति आज इस टाइम इस चीज के लिए। तो इससे क्या होगा, वो बाजार में जाकर अपनी प्रोडक्ट को अपने हिसाब से खरीद सकता है। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस क्या है कि समाज में न्याय होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि गरीब व्यक्ति के साथ कुछ शोषण हो उसका या कुछ ऐसा हो। तो ये एक मूल्य है, व्यवसाय को देखना चाहिए और अपनी सामाजिक या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको अच्छे से पूरा करना चाहिए। इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या है कि जितने भी इक्वलिटी होता है, समानता, इक्वल समझना चाहिए किसको, जो एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने वाले मेल फीमेल है, दोनों को एक जैसा समझकर और दोनों को जो रेम्यूनरेशन है, जो पारिश्रमिक है वो कैसा मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। तो ये जैसे एग्जांपल मैंने दे ही दिया था कि जैसे जिम है या मिनरल वाटर की ज्यादा डिमांड लोग करते हैं कि हेल्थ सही रहती है इससे, तो ऐसे बिजनेस को फिर ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहां पर। तो थर्ड आ जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, कोई भी बिजनेस मान लीजिए, पहले क्या होता था कि इसमें जो है व्यक्ति हाथ से प्रोडक्शन, मैन्युअली प्रोडक्शन होता था। कपड़े का एग्जांपल लेकर चलते हैं, तो मैन्युअली प्रोडक्शन होता था,
धीरे धीरे फिर मशीनें कुछ ऐसी वो आने लगी, उससे प्रोडक्शन हुआ। और फिर धीरे धीरे क्या है, और लेटेस्ट ऐसी चीजें आ रही है कि एक दिन में कई मीटर कपड़ा का प्रोडक्शन हो जाता है, और लेबर भी कम चाहिए वहां पर, और उसकी कॉस्ट भी कम आती है। नई नई ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। आप किसी भी उसमें देख ले, मोबाइल का फील्ड ले ले, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, कुछ भी आप एग्जांपल ले, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है। तो एक बिजनेस को इन टेक्नोलॉजीज का अध्ययन करना पड़ेगा, इस एनवायरनमेंट का, नहीं तो उसके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि उसको पता है कि, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि कस्टमर नई चीज, नई टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज में ज्यादा रुचि रखता है या नहीं। तो उसको नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करनी पड़ेगी, अगर वो लंबे टाइम तक व्यवसाय को टिकाए रखना चाहता है। तो अगर समय रहते वो इन चीजों को देख लेता है, तो उसका व्यवसाय बना रहेगा और अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा, नहीं तो उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है। तो नई नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ जाती हैं, तो इन सब का स्टडी करना जरूरी है बिजनेसमैन के लिए। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं इसके, वस्तुओं और सेवाओं को पैदा करने की नई विधियों की खोज, नए नए मेथड से प्रोडक्शन किया जाता है। व्यवसाय को चलाने की नई विधियों की खोज, तो ये इसमें आ जाता है। क्या प्रभाव पड़ता है बाजार में, जैसे टेलीविजन आया तो सिनेमा और रेडियो सबसे पहले, आपने तो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो पहले क्या होता था, रेडियो को जो है ना सुना जाता था, और कोई मीडियम ही नहीं, टीवी तो बहुत बाद में आए थे। तो पहले रेडियो, फिर जैसे ये आपके सिनेमा घर हैं, इनमें लोग जाते थे, अपना एंटरटेनमेंट करते थे। फिर धीरे धीरे टेलीविजन आ गया, तो जैसे ही टेलीविजन आया तो हर एक व्यक्ति के घर में टेलीविजन हो गया, जिससे जो सिनेमा और जो रेडियो थी वो तो आउटडेटेड हो गई बिल्कुल। और जो व्यक्ति, जो बिजनेसमैन इनका प्रोडक्शन करते थे रेडियो का, उसका बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया। तो नई टेक्नोलॉजी के आने से उस पर, उद्योग पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। फोटोस्टेट मशीनें आ गई, पहले कार्बन पेपर पे काम होता था, लेकिन आजकल क्या, फोटोस्टेट मशीनें आ गई, तो कार्बन पेपर का जो बिजनेस था उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया उसका। बाजार में बनावटी धागे से बने वस्त्र आने से सूती वस्त्र उद्योग पर प्रभाव पड़ा। डिजिटल वॉचेस आने से ट्रेडिशनल वॉचेस के व्यवसाय को लगभग उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का अर्थ क्या होता है कि किसी भी देश में सामान्य स्थायित्व और शांति तथा सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाता है। राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, गवर्नमेंट की अपनी क्या सोच है किसी व्यवसाय के प्रति, इसका एक व्यवसाय के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ ऐसी औद्योगिक इकाइयां या इंडस्ट्रियल यूनिट्स को वो बढ़ाना चाहती है जो बीमार पड़ी हुई हैं और जिनका फलना फूलना बहुत जरूरी है समाज के लिए। तो वो क्या करती है, उनके ऊपर टैक्स को बिल्कुल रिड्यूस कर देती है। वो कहती है हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप अपने इसको बिजनेस को, और अदर हेल्प्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, उनको मदद करती है सरकार। तो ऐसे व्यवसाय जो है वो बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ कोई गवर्नमेंट को लगता है कि ये व्यवसाय बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मार्केट में रहने चाहिए, इनको बंद किया जाए। वो क्या करती है गवर्नमेंट, उनके ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स लगा देती है। तो व्यवसाय क्या होगा, उसका व्यवसाय के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाते हैं देश में। अब जो गवर्नमेंट है वो, अगर वो स्टेबल है या नहीं है, इस चीज का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो जो डिसीजन उसने आज लिए हैं वो लॉन्ग टर्म तक व्यवसाय को प्रभावित करेंगे। अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, आज एक गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है बिजनेस के रिगार्डिंग, कल को दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उसने फिर चेंज कर दिया डिसीजन, फिर तीसरी आ गई, फिर उसने चेंज कर दिया। तो व्यवसाय को समझ नहीं आ रहा भी अब क्या किया जाए, बार बार डिसीजन चेंज हो रहे हैं। तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट ये जाएगा। देश में शांति होनी चाहिए, जैसे अब ये चल रहा है कोरोना का सिस्टम है, या फिर जैसे इजराइल की और उसकी हमास का, इनका आपस में वो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो शांति नहीं है वहां पर। तो ये इसका भी इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है, व्यवसाय के ऊपर। तो सरकार का व्यवसाय के प्रति क्या दृष्टिकोण है। अब सरकार, गवर्नमेंट जो है वो एक दलीय है या बहुदलीय है। जैसे मेजोरिटी, अगर एक गवर्नमेंट की अपनी मेजोरिटी है या उसको दूसरे लोगों के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ रही है, तो उसका इम्पैक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने अकेले, अब जिसकी मेजोरिटी है, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास अपने बहुमत है, तो वो कोई भी डिसीजन अपने दम पर ले सकती है। और अगर उसकी बहुदलीय है, दूसरे लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो गवर्नमेंट खुद डिसीजन नहीं ले पाएगी, उसको जितने वो दल उसके साथ लगे हुए हैं उनको साथ में लेकर डिसीजन करना होगा। तो विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधारा, इन सब का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे प्रभाव पड़ता है। 1977 में जनता पार्टी सरकार ने मल्टीनेशनल कंपनीज के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाया। ये कहते भाई इनको
मल्टीनेशनल कंपनीज को भारत में नहीं आने दिया जाएगा, इसके खिलाफ थे। तो आईबीएम और कोका कोला को भारत छोड़ना पड़ा था। तो व्यवसाय पर प्रभाव पड़ गया, गवर्नमेंट के डिसीजन का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा। नई सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में विनियोग के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब जो नई गवर्नमेंट है वो कहती है भी आओ आप भारत में इन्वेस्ट करो पैसा अपना इंडिया में। तो कोका कोला ने भारतीय बाजार में फिर दोबारा से प्रवेश किया। अब राजनीतिक रुचि के कारण हैदराबाद साइबराबाद या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का केंद्र माना जाने लगा। हैदराबाद में बहुत सारी आईटी कंपनियां जो है वो स्थापित की गई हैं, तो इसका काफी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या है कि जो हमारे एक्ट पास किए जाते हैं, अलग अलग जो अधिनियम बनाए जाते हैं, जो हमारी न्यायालय है या कोर्ट में जो फैसले आते हैं, और देश में जो केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार पर नियुक्त एजेंसियों के निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। जितने भी न्यायालयों से डिसीजन आते हैं उनका व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। तो इस व्यवस्था की आवश्यकता विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं जैसे क्रय विक्रय, औद्योगिक झगड़ों आदि को नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए होती है। तो जैसे व्यवसायिक समुदाय वैधानिक ढांचे को अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवसाय के सभी व्यवहारों पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। एग्जाम्पल इसका देख लें आगे। इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। जो गवर्नमेंट ने एक्ट पास किए हैं वो शामिल किए जाते हैं, जो जितने भी कोर्ट्स के फैसले हैं वो इसमें आते हैं, जितने भी आयोग बनाए गए हैं, एजेंसियां बनाई गई है डिसीजन देने के लिए किसी झगड़े के ऊपर, वो सब आते हैं इसके अंदर। क्या प्रभाव पड़ता है? पूंजी बाजार में नियंत्रण को हटाने से प्राथमिक बाजार में नए निर्गमनों के माध्यम से बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित हुई। एफडीआई और इनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों का काम बड़ी मात्रा में इसमें प्रवेश हुआ। तो ये पूंजी बाजार वाला टॉपिक जो है ना, ये आपका जब नेक्स्ट उसमें आएगा चैप्टर में, तो वहां आपको ज्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आपने एग्जाम्पल इनके लर्न करने हैं कि पूंजी बाजार के ऊपर से जो नियंत्रण हटे, तो प्राथमिक बाजार में नए इश्यूज के माध्यम से बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठी की गई। तो ये आपका टाइप्स ऑफ या एलिमेंट्स कह लो, कंपोनेंट्स कह लो इसके एनवायरनमेंट के।